हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। अब एंटी दैट मीन्स आप लोग को पता ही है, अगेंस्ट होता है, किसी चीज़ के अगेंस्ट में वर्क करना। एंड पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है जो स्टमक की लाइन होती है। सपोज ये स्टमक है एंड ये ड्यूडेनम, ओके, इलियम जेजुनम। तो ये जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे क्या हो जाता है? सोर हो जाता है। जो यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्रेकआउट हो जाती है, यानी कि वहाँ पे सोर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। और जो ड्यूडेनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्रेकआउट हो जाती है, उसमें अल्सर प्रेजेंट हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? ड्यूडेनल अल्सर। ओके, तो ये क्या है? पेप्टिक अल्सर। एंड ड्यूडेनम में जो अल्सर होता है उसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। अब एक बार हम फिर से इसकी डिफिनेशन से समझते हैं क्या होता है। पेप्टिक अल्सर क्या है? ब्रेक इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम। ओके, वही सेम चीज़ कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो होती है, लाइनिंग जो होती है स्टमक और ड्यूडेनम की, वो ब्रेक हो जाती है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर्स लाइक एसिड, पेप्सिन, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया। देखो, एसिड कौन सिक्रीट करता है? स्टमक से सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या उसमें इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है? जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो ब्रेकआउट हो जाती है। और या तो किसकी वजह से? जो मेन कॉज है इसका, वो क्या है? एच पाइलोरिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है? स्टमक की लाइन को ब्रेकआउट कर देता है। ओके, पेप्सिन क्या है? ये जो पाइलोरिक पार्ट होता है स्टमक का, यहाँ से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? पेप्सिनोजन। ओके, तो ये क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम में इम्बैलेंस होने की वजह से यहाँ एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होगा, और ये कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में, जिसकी वजह से ड्यूडेनल अल्सर कॉज होगा। तो ये रहा हमारा पेप्टिक अल्सर की डिफिनीसन। अब आपको ये भी समझ में आया एंटी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है। अब इसको, पेप्टिक अल्सर को कंट्रोल करने की जो ड्रग्स को देते हैं उसी को कहते हैं एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ये 3 टाइप का होता है मेनली: एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, साइटोप्रोलैक्टिव एजेंट एंड एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स। ओके, अब सबसे पहले, अब एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर का काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टमक में एसिड का सिक्रीशन हो रहा था उसको ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, यानी उस सिक्रीशन को ये रोक देगा। वो ड्रग्स हैं। तो इनमें मेनली 3 ड्रग्स आती हैं। पहला प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड का क्लास पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंटासिड, उसमें मैंने डिटेल में क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, तो ये मेनली 3 ड्रग्स होती हैं, 3 टाइप से। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन सी ड्रग्स आती हैं? ओमेप्राजोल। ओके, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेजप्राजोल, इसोमेप्राजोल। ओके, जिसमें जॉल लगा है समझो वो क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, तो ये जो ओमेप्राजोल है उसको हम कितना देंगे? 20 mg OD देंगे। ओके, एंड कब देंगे? 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी 30 मिनट पहले, ब्रेकफास्ट करने से 30 मिनट पहले उसको देना है, यानी खाली पेट देना है। ओके, तभी तो ये एसिड का जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर सकता है ना। पेंटाप्राजोल कितना mg देंगे? 40 mg देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड क्या करता है? इसका काम क्या होता है? जो भी सिक्रीशन हो रहा है एसिड का उसको कम करना। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? H2 रिसेप्टर्स जो स्टमक के पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होता है उसको ये क्या करता है? बाइंड कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन और फॉर्मेशन दोनों ही कम हो जाता है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? फेमोटिडीन, रैंटिडीन, कीमोटिडीन। ओके, ये रैंटिडीन जो है वो इंडिया में इस समय बैन हो चुका है, और ये जो मेन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो ड्रग्स है वो है फॉर्मेटिडीन। इसको मेनली अब इस समय यूज़ किया जा रहा है, और क्लेमेटिडीन जो है वो भी रेयर यूज होता है, लेकिन मेनली जो यूज हो रहा है इस समय वो है फेमोटिडीन। ओके, तो इसको कितना mg देते हैं? 20 mg BD देते हैं, या 40 mg एट बेड टाइम PO, या IV दे सकते हैं। PO मतलब पर ओरल। ओके, तो रैंटिडीन कितना देते हैं? 150 mg BD। ओके, एंड क्लेमेटिडीन 100 mg BD देते हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट की बात करें जो है साइटोप्रोलैक्टिव एजेंट। साइटोप्रोलैक्टिव एजेंट क्या है? ये इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? सक्करफेट आता है, एंड
मीसोप्रोस्टॉल आता है। ओके, ये 2 ड्रग्स इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। अच्छा, एच का मतलब क्या होता है पता है? हेलिकोबैक्टर। ओके, हेलिकोबैक्टर। एंड ए से इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एमॉक्सिसिलिन आता है, क्लैरिथोमाइसिन आता है, मेट्रोनिडाजोल आता है। मेट्रोनिडाजोल के साथ कौन सी ड्रग्स दी जाती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, ये कितना देते हैं? 400 mg TDS, यानी 3 टाइम देते हैं। BDS मतलब 2 टाइम। अब ये तो रहा हमारा क्लासिफिकेशन। ओके, अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से एक्शन करती है, यानी पेट में जाके किस तरीके से अपना काम करती है। ओके, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है? इसमें देखिए, जो ब्लड है, यानी कोई जो पेशेंट जिसको पेप्टिक अल्सर हुआ है वो अगर ड्रग्स लेगा तो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन होगा। वो ड्रग्स कहाँ जाके मिल जाएंगे? ब्लड में। ब्लड में मिलने के बाद क्या होगा? ब्लड कहाँ जाएगा? पैराइटल सेल में। अब पैराइटल सेल क्या होती है? वो स्टमक के ल्यूमन में प्रेजेंट होती है। सपोज ये स्टमक है और यहाँ की जो ये एरिया है, ये जो है इसको ल्यूमन कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? पैराइटल सेल। ल्यूमन किससे बना होता है? पैराइटल सेल से। ओके, अब पैराइटल सेल्स क्या करती हैं? वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है? H+ या H+ एंड K+ ATPs पंप होता है, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है? ये बाइंड हो जाता है, इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है इस रिसेप्टर से। ओके, बाइंड होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे H+ और K+ का हाइड्रोजन और पोटेशियम का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, एक्सचेंज होने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिड जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाता है। और जो हाइपर एसिडिटी की शिकायत थी, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की वजह से जो अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका काम क्या होता है? हिस्टामिन पता है आपको? हिस्टामिन 2 टाइप का होता है, H1 H2। अब H1 वो स्किन में पाया जाता है, H2 कहाँ पाया जाता है? ये स्टमक में पाया जाता है। ओके, तो H2 रिसेप्टर क्या करता है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम क्या होता है? ओके, वो आपको क्लियर हो जाए एक बार। जो देखो, H2 का मतलब क्या होता है? हिस्टामिन। ओके, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इसको कहते हैं। एंटागोनिस्ट यानी H2 रिसेप्टर के अगेंस्ट में वर्क करना, वहाँ पे जाके बाइंड होना उसके साइनोप्सिस से और उसके अगेंस्ट में वर्क करना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज कब होता है? हिस्टामिन इज रिलीज्ड फ्रॉम ECL सेल्स इन स्टमक। ओके, तो ECL सेल से रिलीज होता है हिस्टामिन। ओके, अब हिस्टामिन ये क्या करता है? ये बाइंड होता है H2 रिसेप्टर से। कहाँ पे बाइंड होगा? वेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल, यानी जो पैराइटल सेल के ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? वेसोलेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो उससे जाके H2 रिसेप्टर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वहाँ पे जो H2 यानी हिस्टामिन को एक्टिवेट करेगा हिस्टामिन को। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा CMP का फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और जो एक्टिवेटेड H+ और K+ ATPase पंप है वो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये तो है नॉर्मल हिस्टामिन जो है वो कैसे एसिड का सिक्रीशन करता है, करने में हेल्प करवाता है। लेकिन अगर वहीं हमने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स दे दी, लाइक फॉर्मेटिडीन, मान लो मैंने ड्रग्स दे दी, अब क्या होगा? ये हिस्टामिन, ये पैराइटल सेल है सपोज। ओके, अब हमने क्या किया? अब हमने एक ड्रग्स दे दी फॉर्मेटिडीन। ओके, अब ड्रग्स कहाँ क्या करेगा? अब यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। ओके, अब ड्रग्स यहाँ पे बाइंड हो गया तो क्या हुआ? H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। अब H2 रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से जो CAMP एंड CMP का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। CMP का सिक्रीशन कम होने की वजह से जो H+ एंड K+ ATPase है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि यही दोनों तो सिक्रीशन करवा रहा था एसिड का। अब हमने क्या किया? इस चैनल को ही ब्लॉक कर दिया। अब ना ही सिग्नल जा पाएगा और ना ही इसका सिक्रीशन होगा। अब क्या हुआ? अब ये दोनों ब्लॉक हो गया, इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो गई। अब क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हिस्टामिन कैसे काम करता है नॉर्मली, और जब हम उसको ड्रग्स देते हैं तो वो कैसे ब्लॉक कर देता है H2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, अच्छा, एक थेरेपी है, इसके अंदर एक थेरेपी करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्राइपल थेरेपी। ओके, क्योंकि इसमें 3 मेडिकेशंस होती हैं, एंटीपेप्टिक अल्सर
जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए जो 3 मेडिकेशंस होती हैं जिसको 14 डेज़ तक कंटिन्यू लेना पड़ता है। ओके, कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं? जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसमें कौन सा आता है? पेंटाप्रोजोल, लेप्रोजोल, ये सारी मेडिकेशंस आती हैं जो अभी हमने वहाँ पे देखा। ओमेप्रोजोल। ओके, नेक्स्ट आता है क्लेथ्रोमाइसिन। ओके, क्लेथ्रोमाइसिन कितना देते हैं? 500 mg BD 2 टाइम इसको देते हैं। और ये इसी के अंदर आता है तीनों मेडिकेशंस। एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम BD विथ फूड इफ पेनिसिलिन एलर्जी। अगर 1 mg देना है 2 टाइम BD देना है, लेकिन अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उसको खाने के साथ देते हैं। ओके, तो ये 3 ड्रग्स हैं जो एंटीपेप्टिक अल्सर में दिया जाता है थेरेपी। इसको ट्रिपल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसको 14 डेज़ कंटिन्यू लेना पड़ता है, जो क्या करता है? एसिड के सिक्रीशन को कम करता है और अल्सर पे H2 रिसेप्टर क्या करता है? ये ब्लॉक करता है ड्रग्स जो है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग्स है वो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब CAMP का फॉर्मेशन होता है। CMP का फॉर्मेशन वो डिक्रीज़ हो जाता है और एसिड का सिक्रीशन वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन कितना परसेंट? 50 to 70%। इसलिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो कौन सी ड्रग्स होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड यानी स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन होना। तो अगर हम बेस को देंगे तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस ड्रग्स का काम क्या होता है? ये बेसिक होता है। जो एंटासिड ड्रग्स होती हैं वो बेस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? वो एसिड है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो कौन से ड्रग्स देंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो हम देते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या? साल्ट प्लस वाटर। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्या करते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी कि जो एसिड का सिक्रीशन है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है, वो न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सक्रालफेट कौन सी ड्रग्स? साइट्रोप्रोलैक्टिव ड्रग्स है। ओके, सक्रालफेट ये क्या करती है? अल्सर बेस प्लस एसिड pH, यानी जो अल्सर है उस पर क्या होता है? ये जो सक्रालफेट जेल है वो जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अब एसिड या पेप्सिन नॉट इंटर इनसाइड। मतलब जो सक्रालफेट है इसका मेन काम क्या होता है? अल्सर को हील करना। यानी जो स्टमक में अल्सर हुआ है, ड्यूडेनम में अल्सर हुआ है, उसको हील करना। तो ये क्या करता है? जो सक्रालफेट है ये जाता है जहाँ पे अल्सर हुआ है, वहाँ पे जाके उस अल्सर पे अटैच हो जाता है। ओके, जब अटैच हो जाता है तो जो एसिड का एक्सेसिव सिक्रीशन है वो एसिड इंटर नहीं कर पाता है जो भी सोर है उसके अंदर। ओके, जब उसके अंदर एसिड इंटर ही नहीं कर पाएगा तो जो अल्सर है वो धीरे धीरे ट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हील होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है अल्सर। ओके, अब यहाँ पे एसिड की वजह से क्या हुआ? जो ऊपर की मेम्ब्रेन है, लाइन है, वो क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन, वो ब्रेकआउट होने लगेगा। ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे घाव हो जाएगा। तो जो एसिड है वो कहाँ चला जाएगा? अल्सर के अंदर, वहाँ पे जाके इसको इरिटेट करेगा। तो इरिटेट करेगा तो अल्सर और ज़्यादा फैलेगा। तो ये ड्रग्स क्या करता है? जेल है। ओके, तो जो जेल है ये क्या करता है? वहाँ पे जाके ऐसे अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे एसिड इंटर ही नहीं कर पाएगा, उस जेल पे ही चिपका रहेगा। तो जलने की वजह से वहाँ पे अल्सर के अंदर एसिड जो है वो जा ही नहीं पाएगा और क्या होगा? वो धीरे धीरे जो अल्सर है वो हील होना स्टार्ट होगा। ओके, तो सक्रालफेट का मेन काम यही होता है, एसिड को, अल्सर को हील करना। ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम क्या था? एसिड को डिक्रीज़ करना। और H2 रिसेप्टर का काम क्या था? जो एसिड का फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज़ करना। ओके, और एंटासिड क्या होता है? सिक्रीशन हो रहा है एसिड का, उसको न्यूट्रल करना, न्यूट्रलाइज करना। ओके, नेक्स्ट मिसोप्रोस्टॉल। ओके, इसका एक्शन कैसा होता है? ये 3 टाइप से काम करता है। एक होता है पेराइटल सेल में वर्क करता है और एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है। और सेकेंड बाइकार्बोनेट प्लस म्यूकस जो है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है एंड म्यूकोसल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, जिससे जो सोर है वो अच्छे से हील हो पाए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? इंडिकेशन यानी कब कब इस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है? ड्यूडेनल अल्सर हुआ है, ड्यूडेनम में अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है, तब इस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट GERD, ये पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ है एंड अपर GI ब्लीडिंग हो रहा है तो आप इस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस अल्सर, यानी स्ट्रेस की वजह से अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। नर्सेट्स ड्रग्स लॉन्ग टाइम यूज़ करने की वजह से अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कब इस ड्रग्स को नहीं देना है। तो अगर किसी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये आप पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी में। एंड सीवियर लीवर डिजीज़, इस अगर आपको हिपैटिक डिजीज़ है या हिपैटिक फेलियर है तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। एंड रेनल फेलियर कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन।
ओके अगर ओवर डोज हो गया एंटासिड का तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का भी चांसेस होता है एंड ड्राई माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन एंड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। रोल ऑफ नर्स, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है कोई भी मेडिकेशन देने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, आप असेस करोगे। किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन देना है तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले असेस करोगे। क्या असेस करोगे, पेन पैटर्न। ओके आप पेप्टिक अल्सर अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि स्टमक में जो अल्सर होता है वो खाना खाने के तुरंत टाइम क्या होता है, पेन होता है, पेन स्टार्ट होता है जैसे आप खाना खा रहे हो। और जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद पता चलता है। ओके पेन वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पेप्टिक अल्सर पे वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पेप्टिक अल्सर लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको फुल पेप्टिक अल्सर पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ओके आपको पेन पैटर्न पता होना चाहिए कि ड्यूडेनल अल्सर है या स्टमक में अल्सर है। ओके नेक्स्ट है वॉमिटिंग, है ना। वॉमिटिंग का पैटर्न पता होना चाहिए कि वॉमिटिंग अमाउंट कितना है, फ्रिक्वेंसी कितना है। ओके क्योंकि जो ICP के इंक्रीज़ होने की वजह से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोज होना चाहिए, असेस करना चाहिए आपको कि किस वजह से ये वॉमिटिंग हो रहा है। ओके मेलेना क्या होता है, ब्लैक स्टूल। ओके ब्लैक स्टूल कब देखने को मिलता है, अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो, है ना। क्योंकि अगर स्टमक में अल्सर है तो वॉमिट में ब्लड देखने को मिलेगा, अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें असेस करना है। और क्या असेसमेंट में देख सकते हैं, ड्रग हिस्ट्री। अगर कोई स्टेरॉइड ड्रग्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, लॉन्ग टाइम से, या नसेड्स लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के। ओके और हाँ, जो पेप्टिक अल्सर होता है उसका मेन कॉज क्या होता है, मेन कॉज होता है स्ट्रेस की वजह से। ये पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से एसिड और जो पेप्सिन है वो इम्बैलेंस होता है और इम्बैलेंस होने की वजह से ये पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। तो इसलिए स्ट्रेस को कम लेना चाहिए। चलो आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन टाइम आपको क्या चेक करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बिफोर मील्स, यानी कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उसको खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना है। और जो एंटासिड ड्रग्स है उसको क्या देना है पेशेंट को, 1 से 2 घंटे अपार्ट फ्रॉम अदर ड्रग्स। यानी कि एंटासिड्स कब देना है, अगर कोई भी ड्रग्स आप दे रहे हो उससे 1-2 घंटे पहले आपको देना है या उससे 1-2 घंटे बाद में आपको देना है। ओके नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन आप कैसे कर सकते हो, आपको अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम से नशेड्स ले रहा है या एल्कोहल्स ले रहा है, स्मोक कर रहा है, स्पाइसी फूड खा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, आप इसको अवॉइड करिए जितना अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है आपके अल्सर को और इंक्रीज़ कर देगा। तो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। ओके नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग, है ना। आपने ड्रग्स दे दी उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यानी पेन रिलीव हुआ या नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स कोई आया तो नहीं। अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ तो तुरंत क्या करना है, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। ओके तो मेडिकेशन देने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है डाइट। आप डाइट क्या बता सकते हो, जो भी पेशेंट है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, मतलब आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना खाना है। अवॉइड कॉफ़ी, टी एंड सिट्रस फूड, है ना। जो कॉफ़ी और टी है, सिट्रस फूड है, वो उसको अवॉइड करना है क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, एसिड का सिक्रेशन और बढ़ेगा और जो वुंड है वो हील नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। तो ये रहा हमारा टोटल एंटीपेप्टिक अल्सर, जिसमें हमने क्या क्या देखा, पेप्टिक अल्सर होता क्या है, ये पेप्टिक अल्सर ड्रग्स क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन देखा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटासिड H रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक्टिव एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, एंटी-H पायलोरी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, इंडिकेशन देखा एंड रोल ऑफ नर्स। ओके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड फाइनली रोल ऑफ नर्स। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।